हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड इवनिंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 एंड 14 ऑफ मार्च 2022 के। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजेस, लेकिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 13th एंड 14th मार्च 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों ने यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दिया करो यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chairman of Insurance Regulatory Development Authority of India। देखो कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके नए चेयरमैन कौन लगाए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको पुराने का नाम पता होना चाहिए। पुराने थे सुभाष चंद्र खुंतिया, याद रखोगे, सुभाष चंद्र खुंतिया। लेकिन दोस्तों उनका टाइम पीरियड मई 2021 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन अब कोविड के कारण जो है वो इनका टाइम पीरियड 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया था। अब इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, तो नया जो बंदा अपॉइंट किया गया वो है देवाशीष पांडा। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, डी होगा। और ये एक आईएएस ऑफिसर है, 1987 के, उत्तर प्रदेश इनका कैडर है। इनको अपॉइंट किया गया टोटल कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए, मतलब 2022 से लेके 25 तक इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया एज ए चेयरमैन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो आप देख सकते हो देवाशीष पांडा इनको अपॉइंट कर दिया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन। लेकिन इस बॉडी के बारे में याद रखें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक इसका एक्ट बना था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जो कि किस ईयर में बनाया गया था, 1999 में। और याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद। हैदराबाद मतलब बात कर रहे हैं तेलंगाना की। लेकिन दोस्तों जो बाकी ऑप्शंस हैं ये भी आपने थोड़ी सी याद रखनी है, एक बार पढ़ जरूर लें। जैसे जीए श्रीनिवासा मूर्ति, जीए श्रीनिवासा मूर्ति को अपॉइंट किया गया रिसेंटली डायरेक्टर कौन सी बॉडी का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये किसके अंतर्गत आती है, डीआरडीओ के अंतर्गत आती है। एम जगदीश कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि जगदीश कुमार को अपॉइंट किया गया चेयरमैन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। रवि मित्तल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन रवि मित्तल को लगाया गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट ऐसी टॉप स्टेट बन गई है, जो कि एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें इम्यूनाइजेशन की लिस्ट जारी की गई मिशन इंद्रधनुष के तहत। तो एक सिंपल कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है वैक्सीनेशन के अंदर, जिसमें बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, इवन जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको उनकी देखरेख जो है वो अच्छे से की जाती है, अलग अलग तरह की बीमारियों को इसमें कवर किया जाता है मिशन इंद्रधनुष के तहत। और इसका टारगेट था कि हमने 90% तक पॉपुलेशन का इम्यूनाइजेशन कर देना है, मतलब हमने उनकी प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ा देनी है, 90% तक हमने उनकी वैक्सीनेशन कर देनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टेट आएगी ओडिशा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, डी होगा। तो ओडिशा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 नंबर का है उसमें ये बताया गया कि ओडिशा ने जो इम्यूनाइजेशन की है वो 90.5% कवरेज जो है वो कर दी है मिशन इंद्रधनुष की। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2014 में लॉन्च किया गया था। ये एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग तरह की बीमारियों से इम्यूनाइजेशन की जाती है, उसमें वैक्सीनेशन दी जाती है, 90% फुल इम्यूनाइजेशन जो है वो किया जाता है, और ये टारगेट है 2022 तक का, जबकि ओडिशा ने 90.5 का अचीव कर लिया है। तो इसमें अलग अलग फेजेस कवर किए गए। इसमें एक फेज था IMI 4.0। IMI 4.0 का मतलब है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। ये चौथा फेज था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड रह गए हैं, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है या पार्शियली वैक्सीनेटेड है, 2 खुराक लगनी थी, 1 लगी है, और वो बच्चे जिनकी एज 2 साल से कम है या प्रेग्नेंट वुमेन, उनको वैक्सीनेशन पहुंचाना इसका लक्ष्य था। तो याद रखना है ये स्टेट है उड़ीसा जिसने 90% टारगेट को कवर किया है। और आपको जान के शायद हैरानी हो कि 30 डिस्ट्रिक्ट में से 20 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की ऐसी हैं जो 90% से ज्यादा फुल वैक्सीनेशन कवर कर चुकी हैं, लेकिन 10% ऐसी रह गई हैं जो 90% से कम है, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट्स को भी जल्दी कवर कर लिया जाएगा। यह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो चौथा फेज था इसका 2022 में, इसको 7 मार्च को लॉन्च किया गया, और इसका मेन मकसद यही है कि जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उनकी वैक्सीनेशन करवानी है, चाहे वो बच्चा है 2 साल से कम, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या फिर कोई भी मदर है, उनको ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए अगर उनको जरूरत है। और मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड वैक्सीनेशन, पोलियो, इसमें आप कह सकते हो जॉन्डिस है, इसमें टेटनस है, इसमें कफ है, ब्रेन फीवर है,
HIV से रिलेटेड है, मीजल्स है, निमोनिया, इन सारी तरह की बीमारियों की इम्यूनाइजेशन जो है वो की जाती है, वैक्सीनेशन की जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि ये कौन सा मिशन है, किसके तहत जो है वो उड़ीसा पहले नंबर पे इसमें आया है। तो फुल इम्यूनाइजेशन 90.5% तक कवरेज हो चुका है, 90% टारगेट रखा गया 2022 तक। और आपने याद रखना है उड़ीसा के बारे में, नवीन पटनायक जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पे आपको 2 नेशनल पार्क्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा सिमली पाल, याद रखना है सिमली पाल नेशनल पार्क, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यहीं पे आपको मिलेगा बीतरकनिका नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर कंपनी, और सिर्फ एक ही ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 की लिस्ट में शामिल है, जो उन्होंने 2022 का अभी एडिशन निकाला है, और ये कंपनी है हमारे पास रेलटेल। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा ओन की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, उन इस पूरी फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 की लिस्ट में उसका रैंक 124th है, और मात्र एक ऐसी टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इन 500 कंपनीज में शामिल की गई है। और आपने ये भी याद रखना है कि इसमें अलग अलग मिड साइज कंपनीज को शामिल किया जाता है फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 कंपनीज लिस्ट के अंदर। तो रेलटेल का रैंक जो है वो 124th है। पिछले साल की अगर रैंकिंग देखोगे 2021 की, तो इसका रैंक 197 था। तो आप कह सकते हो 67 रैंक्स की इंप्रूवमेंट हुई है, अभी रैंक जो है वो 124th है। तो फॉर्चून इंडिया ने ये मैगजीन निकाली है जिसका नाम है फॉर्चून इंडिया इंग्लिश मंथली मैगजीन, उसमें ये 500 कंपनीज की लिस्ट जारी की गई। और रेलटेल वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है कंट्री के अंदर। और आपने एक बात और याद रखनी है कि इसमें 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं इंक्लूडिंग रेलटेल, जो कि इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। और जो फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 है, ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो रैंकिंग करता है मिड साइज कंपनीज की, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी। सबसे पहली बार ये रैंकिंग 500 कंपनीज की 2015 में आई थी। और इस लिस्ट के अंदर स्पेशली देखा जाता है कि मिड साइज कंपनीज जो हैं वो कितना पैसा उनके पास आ रहा है, कितना लोन उन्होंने लिया हुआ है, कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीजें देख के जो है वो रैंकिंग की जाती है। और आपने याद रखना है कि रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, पुनीत चावला, पुनीत चावला। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अपना एक नया स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च करना है, जिसका नाम है विजिल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विजिल जो है वो कौन लॉन्च करेगा और इसका काम क्या है। विजिल जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और इसका मेन मकसद है अर्थ को प्रोटेक्ट करना। अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करना, जो उसका नियरेस्ट स्टार है आप कह सकते हो, उसको सूरज से प्रोटेक्ट करना। क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे आप कह सकते हो कि एस्ट्रॉइड्स हैं जो अर्थ के साथ टकरा सकते हैं, तो उनसे बचाने के लिए आप कह सकते हो स्पेस क्राफ्ट या इस स्पेस मिशन का आयोजन किया गया। तो अर्थ को डिफेंड करने वाला एक विजिल नाम का स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। पहले इसका नाम जो रख रहे थे वो रख रहे थे लग्रांज, लग्रांज नाम रख रहे थे, क्योंकि जो विजिल स्पेसक्राफ्ट होगा दोस्तों, ये जाके कहां पे स्थित करेंगे, ये लग्रांज 5 पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, वहां पे खड़ा हो जाएगा, वहां पे अपने चक्कर जो है वो लगाएगा। और ये लग्रांज 5 पॉइंट जो है वो अर्थ से भी और सूरज से भी ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो दूर है। और लग्रांज पॉइंट्स जो हैं वो लोकेशंस होती हैं आउटर स्पेस के अंदर, जो कि ग्रेविटेशनल स्टेबल पोजीशंस होती हैं, वहां पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इतना ज्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं मिलता। और आप कह सकते हो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो इसको सेकंड लग्रांज पॉइंट पे स्थित करेगी, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो अर्थ से भी और सूरज से भी जो है वो दूर है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो विजिल है, ये इस तरह से पोजीशन किया जाएगा कि जहां पे आप किसी भी तरह का अगर कोई सोलर स्टॉर्म जो है वो आ रहा है, या आप कह सकते हो कोई डैमेज जो है वो अर्थ को होने वाला है, वो पहले ही पता लग जाएगा। सैटेलाइट्स के ऊपर कोई अटैक हो रहा है वो पहले से पता लग जाएगा, ताकि हम अर्थ को किसी तरह से बचा सकें। तो ये है दोस्तों मिशन विजिल। और विजिल जो ड्राइव किया गया है वर्ड, वो एक लैटिन वर्ड विजिला से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, गार्ड, जिसका मतलब होता है सेंट्री, मतलब बचाना। और इसको पहले नाम दिया गया था लग्रांज, मैं बता चुका हूं क्यों, क्योंकि ये लग्रांज पोजीशन L5 के नाम से जाना जाने वाला था। और स्पेसक्राफ्ट जो है वो L5 जो है वो अलग अलग तरह की कांस्टेंट फीड देगा, ताकि कौन कौन सी हेजार्डियस एक्टिविटी जो है वो हो रही है, जैसे कि कोई सोलर एक्टिविटी हो रही है, तो अर्थ के ऊपर उसका इफेक्ट होने से पहले ही हमें पता लग जाए, तो उस स्थिति को जानने के लिए हम पृथ्वी को बचा सकते हैं।
और इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो अगर पहले ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते हम बचा सकते हैं जो भी चीज़ जो है वो अर्थ के ऊपर अटैक करने वाली है। तो आप कह सकते हो कोई भी बुरा प्रभाव अगर अर्थ के ऊपर हो रहा है तो उसको पहले से ही परखा जा सकता है, उसको पहले से ही बचाया जा सकता है। इसलिए इसका नाम रखा गया विजिल, जिसका मतलब है गार्ड, जिसका मतलब है डिफेंड करना। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगला है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंट्रा स्टेट प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स के ऊपर 2021-22 में कितना दिया जाएगा। ये रिसेंटली डिसाइड किया गया है, क्योंकि पहले ये 8.5% मिला है पिछले साल, लेकिन 2021-22 में ये प्रोविडेंट फंड के ऊपर आपको 8.1% इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। ए आंसर होगा। तो ये डिसीजन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तरफ से लिया गया, जो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ की, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसके लिए जो है वो कंसेंसस लेने के लिए बोल भी दिया है। और ईपीएफ इंटरेस्ट रेट जो है वो दोस्तों 1977-78 में होता था 8%, तो 8.1% अभी हुआ है। तो पिछले 40 सालों के अंदर आप कह सकते हो ये सबसे लोएस्ट है 8.1% जो दिया जा रहा है। ये कहते हैं कि इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण ईपीएफओ को बहुत ज्यादा अर्निंग जो है वो नहीं हुई है, जिसके कारण ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया है। तो अपने याद रखना है ईपीएफओ के बारे में, ये इंडिया की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लोगों को रिटायरमेंट के बाद जो है वो पैसे प्रोवाइड करती है ताकि वो कुछ पैसे सेव कर सकें। तो ईपीएफओ जो है वो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और इसके एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड ऑफिसर भी होते हैं, ये आप याद रखोगे, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, जो कि सीईओ की तरह ही काम करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होते हैं एक तरह के ईपीएफओ के, और वो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल बोर्ड के। और ये सीईओ कौन है, ये है नीलम शमी राव, याद रखोगे, मिस नीलम शमी राव। और ये कब स्टैब्लिश की गई थी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हो ईपीएफओ ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 8.1% जो है निर्धारित कर लिया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने कौन से पेमेंट बैंक के ऊपर रोक लगा दी है कि वो नए कस्टमर्स को जो है वो अपने बैंक के अंदर अकाउंट नहीं खोलने देंगे, मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो नहीं खोल सकते, और ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है कि आरबीआई ने 35A सेक्शन के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर कि वो नए कस्टमर जो हैं वो नहीं अभी इनरोल कर सकते, उनके अकाउंट नहीं खोल सकते, उनके पास मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पेमेंट बैंक है उसकी ऑडिट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाई, इसलिए सुपरवाइजरी कंसर्न होने के कारण वो आगे कस्टमर्स को इनरोल नहीं कर सकते। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को ये डायरेक्ट किया आरबीआई की तरफ से कि अपनी एक आईटी ऑडिट फर्म जो है वो आप एक अपॉइंट करें, और फिर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की ऑडिट करेगी, फिर आप वो रिपोर्ट हमें दोगे, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आपको परमिशन जो है वो मिल जाएगी। और आपको बताना चाहिए कि 2021 में ही पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिला था कि वो एक शेड्यूल पेमेंट बैंक जो है वो बन गया है। और पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत जो है वो 2017 में हुई थी, और इसके जो चेयरमैन है वो विजय शेखर शर्मा है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी पहली प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर बन चुकी है जिसको फुल इंट्रोपरेबिलिटी जो है वो आरबीआई की तरफ से सर्टिफिकेट मिल चुका है। सिर्फ क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें, ओनली बैंकिंग स्टूडेंट इस क्वेश्चन को याद रखें, और ये कंपनी है लिव क्विक। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। मतलब लिव क्विक ऐसी पहली प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर कंपनी बन चुकी है जो कि फुल इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो आरबीआई की तरफ से उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, ताकि वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू जो है वो कर सके। तो आप देख सकते हो लिव क्विक फर्स्ट टू अचीव आरबीआई पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है चॉइस टू कस्टमर फॉर ऑप्टिमाइजिंग देयर पेमेंट्स एंड स्पेंडिंग अक्रॉस वॉलेट्स बाय अटैचिंग ए कार्ड ऑन वीजा एंड रुपे नेटवर्क एंड ऑल कैन ऑल्सो इनेबल यूपीआई। मतलब आप अपने जो भी पेमेंट मेथड है उसके जो वॉलेट्स हैं उसमें आप अपने कार्ड को ऐड कर सकते हो, चाहे वो वीजा से रिलेटेड है चाहे रुपए से रिलेटेड, और साथ में यूपीआई को भी जो है वो यूज कर सकते हो। ये कस्टमर को चॉइस जो है वो दी जाएगी, और ये लिव क्विक के द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर है। लिव क्विक ने इसके साथ पार्टनरशिप की है, ये चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है M2P फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसके साथ टाई अप किया है ताकि वो यूपीआई सुविधा प्रोवाइड कर सके इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटर्स को। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, मतलब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखें कि पीपीआई इशूअर्स जो होते हैं वो आगे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत जो है वो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
और पीपीआई जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। आप कह सकते हो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जा सके, फाइनेंशियल सर्विसेज को कंडक्ट किया जा सके, रेमिटेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। और साथ ही साथ आप कह सकते हो इसमें कुछ पीपीआईज जो है वो स्मॉल पीपीआईज होते हैं, कुछ फुल केवाईसी पीपीआईज होते हैं जिसमें फुल केवाईसी करवाना पड़ता है। तो आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंपनी का नाम याद रखें। लिव क्विक जो है वो इस कंपनी का नाम है। 2012 में इसको स्थापित किया गया था और ये आरबीआई के द्वारा ऑथराइज की गई है। और आपने ये भी याद रखना है कि इसके फाउंडर जो है वो मोहित ललवानी है, मोहित ललवानी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने इंडिया का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वन अप? फिर से बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है कि वन अप नाम से प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अगर आप कोई आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कोई नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो या कोई और चीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने। तो आपने याद रखना है आईआईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? वन अप। तो आपके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस देख सकते हो, वहां पे आप नए इन्वेस्टमेंट मेथड्स देख सकते हो, आप नए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हो कि कहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर यहां पे नहीं करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वन अप। और ये जो बेनिफिट्स हैं इस प्लेटफॉर्म के वो आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और चाहे आप आईएफएल सिक्योरिटीज के क्लाइंट भी नहीं हो तब भी आप साइन अप करके जो है इन सर्विसेज को यूज कर सकते हो। और आईएफएल का मतलब है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। कौन सी स्टेट और नाबार्ड ने टाई अप किया है ताकि फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके, जो मछली पालन है उसको बढ़ाया जा सके स्टेट में? और ये स्टेट फिर से है ओडिशा। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ने, रूरल डेवलपमेंट ने ये टाई अप किया है ताकि हम फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकें और फिश प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो इसके लिए एक FIDF नाम से एक फंड बनाया गया जिसका नाम है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इस फंड की मदद से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बनाया जाएगा और साथ में जितने भी सेक्टर जुड़े हुए हैं फिशरी इंडस्ट्री से उनको इंप्रूव किया जाएगा। इवन इसके लिए 120 करोड़ के लगभग जो है वो अमाउंट सरकार की तरफ से दी भी गई है। तो इसका मेन टारगेट यही है कि इस फंड की मदद से जो है वो 8 से 9% जो है वो फिश प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंडिया में बढ़ा देंगे और 20 मिलियन टन जो है वो फिश प्रोडक्शन कर देंगे 2022-23 तक। तो आपने याद रखना है ये स्टेट हमारे पास है ओडिशा और नाबार्ड का टाई अप हुआ है ताकि फिश प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। नाबार्ड जो है वो फंड प्रोवाइड करेगा ओडिशा में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और नाबार्ड के बारे में खास तौर से दोस्तों आपने याद रखना है कि नाबार्ड को स्थापित किया गया था बी शिवरामन कमेटी की सहायता से और 1981 में ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1982 में नाबार्ड को स्थापित कर दिया गया था। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसके करंटली चेयरमैन जो है वो GR चिंताला हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स दिए हैं और आपको पता है कि कौन है? यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के स्टैटिस्टिक्स भी प्रोवाइड किए, उसका डाटा भी दिया है 2020-21 का। और आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो एक एनुअल पब्लिकेशन है जो मिनिस्ट्री की तरफ से दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि पूरे साल जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर कैसा रहा, कहाँ पे दिया, कहाँ से लिया, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर कहाँ से परचेजिंग हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। और इसमें साथ करके सारी चीजें खास करके एक्सप्लोर कहाँ से किया, प्रोडक्शन कहाँ से हुई, रिफाइनिंग कहाँ पे हुई, ट्रांसपोर्ट कहाँ से किया, मार्केटिंग हमने की, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। वो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। और स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स भी दिए गए जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है इसको। और साथ ही साथ ये बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रैंक इसमें पहला है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का दूसरा है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का इसमें तीसरा रैंक है। और स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो 2016 में स्टार्ट किए गए थे। इसका मेन मकसद जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत लिया गया है और इसका मेन मकसद यही है कि हम जो हैं वो क्लीनिनेस का ध्यान रख सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सहायता से अलग अलग जगह पे हम जो है वो स्वच्छता का ध्यान रख सकें। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ये राज्यसभा के मेंबर है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, फर्स्ट कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इंडिया के जो हैं अमित शाह जी, उन्होंने 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस की हैं किसकी? NCRB की। इसका मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो आप देख सकते हो अमित शाह ऐसे पहले यूनियन होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसका फाउंडेशन डे जो है वो अटेंड किया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको हैंडल करता है, खास करके कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश जो है वो करता है।
और साथ ही साथ अमित शाह जी ने तीसरा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम हैकथन जो है वो लॉन्च किया, साइबर चैलेंज लॉन्च किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी, टंडन कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने ये एडवाइस किया कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक डाटा जो है वो अपने पास रखेगा। और इसके डायरेक्टर कौन है करंटली? विवेक गोगिया, याद रखोगे, विवेक गोगिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये क्वेश्चन है, हु बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी चारधाम प्रोजेक्ट। चारधाम यात्रा या चारधाम प्रोजेक्ट जो कि एक रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट हमने बनाना है, हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, चारधाम को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए हाई लेवल एक कमेटी बनाएगी। उसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? पहले चेयरपर्सन थे प्रोफेसर रवि चोपड़ा जी। रवि चोपड़ा जी रिजाइन कर चुके हैं, तो नए चेयरमैन कौन बनाए गए? जस्टिस ए.के. सिकरी जो कि रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो वो चारधाम महामार्ग विकास परियोजना कह सकते हो या चारधाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कह सकते हो, उसके चेयरमैन जो हैं वो बनाए गए हैं। ये चारधाम जो पूरा है हमारे पास, चार अलग अलग जो हैं वो हॉली प्लेसेस हैं, उसके हिमालयन वैली रीजन में उसको डेवलप करेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। 900 किलोमीटर की ये रोड है जिसमें हम ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बनाएंगे। चारों स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा, यमुनोत्री को, गंगोत्री को, केदारनाथ को, बद्रीनाथ को। और ये चारों के चारों कहाँ पे स्थित हैं? उत्तराखंड में। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देबाशीष पांडा जी को नया चेयरमैन बनाया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, 3 साल के लिए बनाया गया, ऑलरेडी कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बुगाना राजेंद्र नाथ, इन्होंने 2.56 लाख करोड़ का स्टेट बजट जो पेश किया है। लेकिन अगर आप आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो हमारी साइट से पूरा बजट पढ़ सकते हैं। आईसीआईसी बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 5% स्टेक जो है वो खरीद लिया है। एनएआरसीएल को बनाया गया है, वो बैड बैंक की तरह काम करेगा, मतलब जितने भी बैंक्स के बैड एसेट्स हैं उसको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करने के लिए एनएआरसीएल की स्थापना की गई। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो 51% ऑनरशिप रख सकते हैं एनएआरसीएल में, जिसमें से 5% हिस्सा जो है वो आईसीआईसी ने खरीदा है। और आईसीआईसी के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो लॉन्च किए हैं जो कि इंडस्ट्री और डिजाइन की तरफ से या डेवलपमेंट की तरफ से जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे डिफेंस सेक्टर में। तो सिंपल क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 मेजर प्लेटफॉर्म जो हैं वो इंडस्ट्री को दिए हैं ताकि डिजाइन और डेवलपमेंट को इंप्रूव किया जा सके डिफेंस सेक्टर में, और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना है डिफेंस सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 25% जो यूनियन बजट है 2022-23 का, वो डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाना चाहती है, जिसके कारण जो है वो डिजाइनिंग कैपेबिलिटी डिफेंस सेक्टर में इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अगर केयर सर्विस के अंदर की जाए तो ये 234 मिलियन जॉब्स जो है वो लोगों के लिए, खास करके वुमेन्स के लिए क्रिएट कर सकता है 2035 तक। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे है और ये सर्वे का जो नाम है वो है केयर एट वर्क। तो इसका मानना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें चाइल्ड केयर में, लॉन्ग टर्म केयर सर्विसेज के अंदर, तो 299 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं 2035 तक, जिसमें से 234 जॉब्स जो हैं वो केवल किसके लिए हो सकती हैं? वुमेन के लिए। मतलब 78% जो है वो इनके लिए क्रिएट की जा सकती हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो सकती है। और आईएलओ की स्थापना जो है वो 1919 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। वर्ल्ड ग्लूकोमा डे जो है वो 12 मार्च 2022 को मनाया गया। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है ग्लूकोमा के बारे में, जो कि आप कह सकते हो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, जो कि आंखों की एक प्रॉब्लम है जिसमें धीरे धीरे करके जो है वो अंधराता हो जाता है, तो उसको कहते हैं ग्लूकोमा। तो मोस्ट कॉमन कॉज है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का, आप कह सकते हो। तो इसमें वर्ल्ड ग्लूकोमा सप्ताह भी मनाया गया 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में, और इसमें एक कॉमन थीम रखा गया और उस पूरा कैंपेन का नाम था द वर्ल्ड इज ब्राइट, सेव योर साइट। और ग्लूकोमा जो है वो एक आई कंडीशन है जिसमें आपका ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है, और ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बुजुर्गों में देखा गया कि ये ग्लूकोमा की बीमारी जो है वो आती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 12 मार्च 2021 का क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि वैलिडिटी पीरियड किसान क्रेडिट कार्ड का कितना होता है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड पहले पता होना चाहिए आपको कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें फार्मर्स को कुछ पैसा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी, और 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई ताकि छोटे या थोड़े पैसे या कम पैसे जो हैं वो हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकें नाबार्ड की मदद से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, ताकि किसान जो भी खेत में उनको इनपुट चाहिए, चाहे वो फिशरी इंडस्ट्री में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री में हो, तो वो यहाँ से खरीद सकता है। और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 5 साल की होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर बढ़ चुके हैं,
और इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? आपने मुझे आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करिए यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये फेयर्स क्राउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन दोस्तों लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।